नागपंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का नागपंचमी और नागों से गहरा रिश्ता है। कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल मध्य प्रदेश का सिंधिया राजघराना नागवंशी परिवार कहलाता है। यदि आप उनके किले और उनके निवास के स्थानों को देखेंगे या उनके पहनावे को देखेंगे, उनके सिंहासन को देखेंगे, तो वहां पर नाग की प्रतिकृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन क्या वाकई में सिंधिया राजघराने का रिश्ता नागों के साथ था? क्या दिलचस्प कहानियां हैं? क्या इतिहास कहता है? इन तमाम मुद्दों को लेकर सिंधिया घराने के शोध पीठ के गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है गोस्वामी जी आपका। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाकई में सिंधिया घराने का जो नागवंशी नागवंश से जो रिश्ता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? थैंक यू, धन्यवाद अनुराग जी कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस चीज़ के ऊपर आपके चैनल पे बोल सकूं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंधिया परिवार एक बड़ा ही ऐतिहासिक तौर पे महत्वपूर्ण परिवार रहा है। सिंधिया नाम मध्य प्रदेश में इनको सिंधिया के नाम से जाना जाता है, पर महाराष्ट्र में इन्हें अभी भी शिंदे कहा जाता है। और इनका जो मूल जो स्रोत है जिससे निकला है परिवार, वो सेंद्रक राजघराना हुआ करता था। और ये नागवंशी खानदान है, जैसे आपने बड़े अच्छे से पहले बताया कि हमारे इतिहास में, शास्त्रों में और दूसरी जगहों पे जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो अलग अलग राजवंश हुए भारत में, सूर्यवंशी हुए जो अपने आप को सोलर रेस से मानते हैं, चंद्रवंशी हैं जो मून से अपना डिसेंट मानते हैं, अग्निकुल है जो कहते हैं कि माउंट आबू पे एक एक यज्ञ हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति निकला और अग्निकुल की स्थापना हुई। उसी की तरह नागवंशी जो अपने आप को जो देवी नागराज हैं उनसे अपना डिसेंट अपना मानते हैं। तो सिंधिया परिवार के बारे में ये हम पाते हैं जब हम शिलालेखों को पढ़ते हैं जो कर्नाटक वगैरह में मिले हैं। ये दक्षिण का परिवार है, दक्षिण से आया है। तो हम पाते हैं कि कुछ श्लोक, जैसे एक श्लोक है कि फणामणि किरण विभासुर नागवंशोद्भव, कि ये जो परिवार है, जो सेंद्रक परिवार है, जो शिंदे परिवार है, जिसको मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार कहा जाता है, वो नागराज के से निकला है। और ऐसी जगह हमें बहुत जगह मिलती है। एक नागहस्ती करके इनके राजा हुए इनके पुराने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फणेंद्र के वंशज थे। और क्या कहते हैं आप, ये बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह जहां भी हम सिंधिया परिवार के इतिहास को देखते हैं, अजन बाहु सिंध का नाम आता है जो पहले राजा का आता है, शिंदा का नाम आता है जिनसे परिवार आगे बढ़ा। ऐसे अलग अलग थियरीज हैं, पर एक चीज हम जानते हैं, चाहे वो इतिहास में हम पढ़ें चाहे शिलालेखों में, जो हमें मिला है कि ये नागवंशी परिवार है और इसका बहुत पुराना रिश्ता नागों से रहा है। और एक समय में सेंद्रक परिवार जो था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक इनका वैभव था, फैला हुआ था। आज ये हम्म। मध्य प्रदेश में है, पर पहले समय में बहुत फैला हुआ था। तो ये जो परिवार का मूव किया, जो माइग्रेशन हुआ महाराष्ट्र से उत्तर की तरफ, तो अपने साथ ये जो चिन्ह था, नाग का चिन्ह, क्योंकि जिस तरीके से एक सूर्यवंशी राजा अपने साथ सूर्य हमेशा रखता है, उसी तरीके से नागवंशी राजा की रक्षा भी नाग ही करते हैं। इनके जो जो धन है, इनका जो वैभव है, उसकी रक्षा नाग जो है वो करते आ हम्म। रहे हैं। और इस वजह से हर, जैसे आपने बोला, चाहे वो भोपाल का घर हो, दिल्ली का घर हो, चाहे वो ग्वालियर के महल हो, चाहे उज्जैन के महल हो, चाहे वो अमझेरा हो, चाहे भिंड मुरैना हो, चाहे वो आपका विदिशा हो, जहां जहां पर सिंधियाओं का राज्य था, वहां पर आपको सांप और सूरज का, सर्प और सूरज के चिन्ह जरूर मिलेंगे। दूसरी जो हमें एक और चीज हमें पता चलती है इसके बारे में, वो एक किताब है, माइकल एस हम्म। ब्राउन की किताब है ग्वालियर टुडे करके, जो 1941 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में जो पृष्ठ 207 है, उसको अगर हम पढ़ें तो हम पाते हैं एक कहानी है कि जब महादजी सिंधिया छोटे थे, तो उनको धूप हम्म। से बचाने के लिए एक नाग खुद आके उनको, उनका फन लगा के उनको बचाया धूप के उससे। तो ये महादजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया के बचपन से जुड़ा हुआ किस्सा है। जी बिल्कुल, ये महादजी सिंधिया का हाँ। किस्सा है। और लोग ये समझते हैं कि यहीं से सांप की शुरुआत हुई, पर ऐसा नहीं है। ये शुरुआत हाँ। बहुत पहले जाती है। फोर्थ एडी के अराउंड आपको मयूर शर्मन के इंस्क्रिप्शन में सेंद्रक वंश का, शिंदे, सयंदक, इन सब का जिक्र मिलता है। और ये नागवंशी तब से रहे हैं
चालुक्य वंश रहा हो, कदम वंश, चालुक्य वंश से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा सेंद्रक सिंधिया परिवार का। तो ये प्राचीन परिवार है, पुराना परिवार है। पर ये जो कहानी है ये ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में जानते हैं, क्योंकि इसका हम्म, जिक्र इस किताब ग्वालियर टुडे माइकल एच ब्राउन की किताब में आता है कि उन्होंने फन फैलाया, और ये एक सिंबल, एक ओमन था, जिसे कहते हैं कि एक निशानी थी कि ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा कुछ करेगा। और ऐसा ही हुआ। हम्म, महादजी सिंधिया, जिनको ग्रेट मराठा कहा गया, उन्होंने दिल्ली फतेह कर ली। जो भी मुगलों की राजधानियां रही, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली, सब पे इसी झंडे हम्म, को, नाग निशानी, भगवा ध्वज जिसे कहते हैं, उसे गाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं नागराज का, नाग देवता का आशीर्वाद तो इस परिवार पे रहा कि इतने साल तक हिंदुस्तान पे मुगलों का शासन रहा और अलग अलग शक्तियों ने राज किया, और एकदम से ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से उठ के परिवार इतना वैभवशाली, भारत का सबसे एक ताकतवर परिवार बन गया। 18वीं शताब्दी से लेके आज तक की राजनीति पे कहीं ना कहीं नाग देवता का आशीर्वाद तो है ही इस परिवार पे। गोस्वामी जी, लेकिन हमने ये भी देखा, नोटिस किया कि जो मुख्य द्वार होता है वहां पर नाग का तो प्रतीक होता है, लेकिन बीच में सूर्य को भी शामिल किया गया है द्वार में। यानी इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि नागहस्ती नाम के एक राजा के बारे में, जो सेंद्रक वंश का था, उनके लिए भी कहा जाता था, सूर्य से उनके वैभव को कंपेयर किया गया था। और उनके बारे में हम्म, कहते थे श्री रिपु सेव्य, एक ऐसा राजा जिसकी सेवा उनके दुश्मन करते हैं। तो हम्म, सूर्य की किरण जो होती है वो आदमी को दूर दूर तक उसके वैभव को पहुंचाने का एक सिंबल होती है। और ये बहुत प्राचीन, इस परिवार में सेंद्रक, सेंदक, शिंदे, शिंदा या सिंधिया परिवार में मिलता है कि इनका वैभव चारों दिशा में रहा। और ये श्री रिपु सेव्य रहे, मतलब जो दुश्मन है वो भी इनकी इनकी अर्चना करता रहा, इनको आदर देता रहा। उसके साथ साथ भोगवतीपुर परमेश्वर का भी टाइटल इनको मिला। और इनका जो पुराना, काफी लोग जानते हैं कि इनके जो क्रेस्ट है, जो उसमें नीचे आलीजा लिखा रहता है, वो तो तब हुआ हाँ, जब मुगलों को इन्होंने अपना आधिपत्य में ले लिया, महाजी सिंधिया ने। पर उससे संस्कृत संस्कृत और उसके टाइटल्स आप देखें तो उसमें आता है नागवंश तिलक, हम्म, सेंद्रक नागवंश तिलक, और उसके बाद पूरा टाइटल इनका आता है भोगवतीपुर परमेश्वर, मालवेश, नृप श्रेष्ठ, श्रीमन महाराजा धीराज जीवाजीराव सिंधिया बहादुर श्रीनाथ, ऐसा इनका टाइटल आता है। पर शुरुआत होती है नागवंश तिलक से। तो ये हम्म, बहुत समय तक इनके पुराने जो ऑफिशियल दस्तावेज हमें मिलते हैं उसमें ये शब्द का प्रयोग होता है। आलीजा का तो होता ही है, क्योंकि हम्म, मुगलों को अपने कंट्रोल में रखा। तो सूर्य का जो वैभव है उसको ये बहुत प्राचीन समय से डिपिक्ट करता है। और नाग, ये दोनों सूर्य के चारों तरफ रहते हैं, उस वैभव की रक्षा कर रहे हैं कि सिंधिया ठीक है, परिवार का वैभव और उसकी कीर्ति अमिट रहे। ये उसको बिल्कुल। एक तरीके से सिंबलाइज करता है। बिल्कुल गोस्वामी जी, एक और अहम बात है कि जब सिंधिया मध्य प्रदेश उस समय जब आए होंगे, तब पहले तो उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, फिर 1810 में दौलत राव सिंधिया आए अपने परिवार के साथ, और ग्वालियर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इस दौरान कई नाग मंदिर थे। क्या उन सभी नाग मंदिरों को संरक्षित रखने का काम भी सिंधिया घराने के द्वारा किया जा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सिंधिया परिवार तो आया मध्य प्रदेश में हिंदवी स्वराज शिवाजी महाराज की विचारधारा को लेके, पर उससे पहले भी हम्म, हम हम्म, पावापुरी के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये नाग राजा हुआ करते थे। और एक नाग राजा थे गणपति नाग। ये सिंधिया हम्म, परिवार जो आया, ये दूसरा नागवंश था। ये पुराना नागवंश जो मध्य प्रदेश में राज करता था, इसको समुद्रगुप्त ने अच्छा, हराया था। और बाद में अच्छा, समुद्रगुप्त का 200 साल तक करीबन शासन रहा। तो गणपति नाग यहाँ के पहले ही चंबल घाटी के इस पूरा एरिया में उनका शासन रहा करता था। तो सिंधिया अच्छा, परिवार आया तो एक तरीके से शायद से नागराज का ही आशीर्वाद रहा हो कि इतने साल तक जो नागराज खत्म हो गया था मध्य प्रदेश से, वो फिर स्टैब्लिश हो गया, फिर से स्थापित हम्म, हो गया जब सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश आया। और हम्म, ये वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद उन पे है, इसलिए जहां भी उनको मौका मिला, जैसे आपने बोला उज्जैन राणोजी महाराज आए, राणोजी शिंदे, जो राणोजी सिंधिया कराए मध्य प्रदेश में, उन्होंने यहाँ जो मंदिर थे, ज्यादातर महादेव के तो ये भक्त हैं ही, ज्योतिबा इनके कुल देवत हैं। और त्रिपुंड भी लगाते थे महादेव के भक्त होने के नाते। तो नाग और नागवंशी हैं। तो जहां भी इनको मंदिर महादेव के और नाग देवता के मिले, अन्य मंदिर भी उनका जीर्णोद्धार कराया। और ज्यादातर
उज्जैन में जो मंदिर थे वो अल्तमश जो इल्तुतमिश राजा सुल्तान था दिल्ली का और औरंगजेब उसके राज्यकाल में विध्वंस कर दिए गए थे। तो हमारी महान विक्रमादित्य की नगरी अवंती या उज्जैन, उसमें वो शोभा वो बची नहीं थी। जब वो आए राणोजी महाराज तो उनका एक ही फरमान था कि ये सब फिर से बनाइए, फिर से इसको महान नगरी की तरह स्थापित कीजिए। और आज भी आप जाते हैं उज्जैन में और महाराज का महाराज बाड़ा देखते हैं, जो सिंधिया परिवार का राजमहल है उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर के सामने उसके मेन गेट पे आपको सांप और सूरज का चिन्ह, और भी जो उनके महल है, कालियादेह महल है, विक्रम महल है, जो भी महल उज्जैन में रहा वहां पर उन्होंने सांप और सूरज का खूब प्रयोग किया। और उनके समय में जो धार्मिक उत्थान हमें दिखता है कि जो मंदिर थे, महाकालेश्वर मंदिर से लेके हरसिद्धि मंदिर से लेके आपका राम घाट से लेके, इन सब का जीर्णोद्धार उसी काल में हुआ है। तो हम्म। जरूर। और जब वो ग्वालियर आए, जैसे आपने बोला 1810 में दौलत राव महाराज के समय में, तो यहाँ पर भी नाग मंदिर उपस्थित है। अभी पूजा भी होती है, कल नाग पंचमी है। अभी परिवार की तरफ से जो देवस्थान ट्रस्ट है परिवार का, वो कल पूजा करेगा। जो छतरी बाजार में स्थित नाग मंदिर है, बड़ा पुराना नाग मंदिर है, जो इतनी पुरानी रीति है उस रीति को आगे ले जाएगा। और ये कामना करेगा कि नागराज का आशीर्वाद, नाग देवता का आशीर्वाद आम ग्वालियर वासियों, चंबल वासियों और मध्य प्रदेश पे और भारत पे बना रहे। धन्यवाद गोस्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि ये हर किसी के जहन में सवाल रहता है कि जिस नाग प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल सिंधिया घराने के द्वारा किया जाता है, आखिर वाकई में उस घराने का नाग से रिश्ता क्या है, क्या कहानियां हैं, क्या इतिहास है, इसकी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसमें लगातार शोध कर रहे हैं और कुछ और नए तथ्य भी कभी आपके पास आएंगे तो हम उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि नागपंचमी का त्योहार है और सिंधिया घराना जो कि नागवंश घराने से भी जुड़ता हुआ नजर आता है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। और आपका भी यदि इसी से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। तो आप लगातार बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। फिलहाल धन्यवाद।